Assalamualaikum students. Welcome to A Plus Smart Studies, your smart way to learn science easily. आज हम समझेंगे एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कोफैक्टर जो कि हमारा आज का टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट लर्निंग द स्मार्ट वे. कोफैक्टर क्या होता है? पहले तो सबसे पहले कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर आपको पता है कि एंजाइम की इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है और कोफैक्टर एंजाइम क्योंकि नेचर में प्रोटीन होता है तो कोफैक्टर जो है हमारे पास वो नेचर में नॉन प्रोटीन होता है. तो हम कहते हैं कि नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज कॉल्ड या नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर जो होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते. तो कोफैक्टर जो है दे आर द एडिशनल कंपोनेंट जो कि एंजाइम को रिक्वायर्ड होते हैं उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसकी. और आपको पता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है और इस प्रोसेस को हम कैटालाइसिस कहते हैं. तो कोफैक्टर टाइप्स हैं स्टूडेंट्स. ये थ्री टाइप्स कोफैक्टर की मौजूद हैं. एक तो आपके पास मेटालाइन, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम. अभी हम एक एक को जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इन तीनों के हवाले से वो बेटर हो जाए. मेटालाइन को एक्टिवेटर भी कहते हैं और ये मेटालाइन भी बोलते हैं. इसकी एग्जांपल है जी कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर और जिंक. फंक्शंस क्या है जी मेटालाइन का? तो इसको एक्टिवेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये एक्टिवेट कर देता है एक्टिव साइट्स को और उसको नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट को फंक्शनल वन में चेंज कर देता है. आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं. इस डायग्राम में अंदर आपको एंजाइम नजर आ रहा है और ये सबस्ट्रेट नजर आ रही है और ये कोफैक्टर है. कोफैक्टर जैसे ही आके अटैच होता है तो सबस्ट्रेट जो है वो बेटर तरीके से और अच्छे तरीके से जो है वो अटैच हो जाती है और इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. जब कोफैक्टर आके ये हमारा एक्टिवेटर या मेटालाइन आके अटैच हुआ तो सबस्ट्रेट जो थी वो बेहतर तरीके से बाइंड हो गई और बाद में सबस्ट्रेट जो थी वो प्रोडक्ट में चेंज होगी और हमारा जो एक्टिवेटर था वो डिटैच हो गया, उतर गया. तो हम कहते हैं कि जो मेटालाइन होता है मोस्टली वो डिटैचेबल भी होता है और वो उतर भी जाता है अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करने के बाद वो अलहदा हो जाता है. तो डिटैचेबल होता है मेटालाइन. तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेटालाइन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं एंजाइम की फंक्शनिंग को एनहेंस करने के लिए और मजीद बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए. तो हमने बात की कि ये नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट को फंक्शनल वन में चेंज कर देता है और कैटालाइसिस को बेहतर तरीके से परफॉर्म करवाने में मदद देता है. तो ये है जी हमारा फर्स्ट वन मेटालाइन जो कि हमारा एक कोफैक्टर है और ये नॉन प्रोटीन होता है जबकि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है नेचर में. दूसरा हमारा कोफैक्टर है जी प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ, ठीक है, और इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है जी हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के जरिए से एंजाइम से जुड़ता है और उसको परमानेंटली तौर पर जैसे हम कहते हैं उसके साथ अटैचमेंट होती है मोस्टली. और ज्यादातर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका बना होता है. तो हमारे पास एक हेमेटिन स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर बेसिकली आमतौर पर दो तीन कंपोनेंट की बनी हुई है. इसमें पोरफायरिन रिंग आ जाती है, इसमें Fe3+ आ जाता है और भी कुछ स्ट्रक्चर एक आ जाती है. तो ये हेमाटिन बेसिकली एंजाइम के साथ जाके अटैच होता है और एंजाइम की फंक्शनिंग को इनहेंस करता है और ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से लिंकेज करता है और ये नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्योंकि पोरफायरिन रिंग जो होती है वो उसमें ऑर्गेनिक नेचर आ जाएगी और साथ में आयरन की वजह से इसे हीम कहते हैं, हिमेटिन बोलते हैं. तो ये हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच होता है प्रोस्थेटिक. नेक्स्ट हमारा है जी कोएंजाइम. कोएंजाइम जो है ये हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है. हमें पता है कि जितने भी कोफैक्टर होते हैं वो हमारे पास नॉन प्रोटीन होते हैं. तो कोएंजाइम भी हमारे पास नॉन प्रोटीन है. आपने देखा था पीछे वाला जो है हमारे पास वो टाइटली अटैच हुआ था, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच हुआ था और ये वाला लूजली अटैच होता है. इसका मतलब कि ये डिटैच हो जाता है जिस तरह एक्टिवेटर डिटैच होता है अपनी फंक्शनिंग के बाद, तो ये भी डिटैच हो सकता है. तो ये लूजली एंजाइम के साथ जो है वो लूजली अटैच होता है और ये एंजाइम की हेल्प करता है किस तरह के रिएक्शंस में, किस तरह की एक्टिविटी में, कि ये हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करवाने में और हाइड्रोजन वगैरह को जो है हम कहते हैं कि ये कैरी आउट करता है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है. तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल इसकी क्या है? हमारे पास एक विटामिन है
B3 जिसको हम नाइसिन भी बोलते हैं, आपकी बुक में नाइसिन का वर्ड इस्तेमाल किया गया, बेसिकली ये विटामिन B3 है। तो नाइसिन से हम कहते हैं हमारा कोएंजाइम ड्राइव होता है, जो कि होता है NAD पॉजिटिव। इस विटामिन से नाइसिन स्ट्रक्चर, नाइसिन हम कह देंगे से कोएंजाइम जो है, ये वाला NAD पॉजिटिव बेसिकली हमारा कोएंजाइम है, और ये इससे ड्राइव होता है। और इस तरह राइबोफ्लेविन है जी, ये विटामिन B2 भी इसको कहते हैं, इससे हमारा जो है एक कोएंजाइम FAD वो डिराइव होता है। तो NAD पॉजिटिव क्या चीज है, बेसिकली इट्स अ निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये, और इसी तरह FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये। तो ये जैसा कि हमने जनरल बात बता दी कि कोएंजाइम मोस्टली जो है विटामिन बी वाले, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द विटामिन, हम विटामिन बॉडी के अंदर लेते हैं और उनसे हमें कोएंजाइम मिलते। तो और ये इनका काम क्या होता है, इनकी नेचर क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताई, अगेन एक दफा फिर बता देता हूँ। इनका काम होता है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना होता है या हाइड्रोजन को कैरी आउट करना होता है। और ये नॉन प्रोटीन होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं और लूजली अटैच्ड होते हैं। कोएंजाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ से जो है हम कहते हैं कि क्वेश्चन आपका वो बन सकता है, ये हमारा कोएंजाइम एनर्जी पॉजिटिव है और ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, और एनर्जी कैरियर भी है और एनर्जी को कैरी करने वाला भी है। हम कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएंजाइम जो है हमारे पास एनएडी पॉजिटिव है, अगेन उसकी एब्रीवेशन लिखी हुई है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब जब एनएडी पॉजिटिव जो है, ये एनएडीएच में कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पर ये बात डिस्कस की गई है। एनएडी पॉजिटिव एनएडीएच में कैसे कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर ये भी बात बताई है कि जब हम खाना खाते हैं, फूड की ऑक्सीडेशन होती है हमारी, तो खाना खाने से हमें जो है एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कैसे मिलती है हमें, आज वो भी बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि रोटी खाने से या खाना खाने से, ग्लूकोज खाने से हमें कैसे एनर्जी मिलती है। तो ड्यूरिंग द फूड ऑक्सीडेशन, जब फूड की हो रही होती है, तो आपको पता है कि एंजाइम जो है बेसिकली ट्रांसफर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन फूड में से टू द एनएडी पॉजिटिव को। एनएडी पॉजिटिव को जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो, या हाइड्रोजन मिलता है, तो ये हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो एनएडी पॉजिटिव जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो H इसके अंदर ऐड होता है तो वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है, NAD पॉजिटिव। तो ये व्हेन NAD पॉजिटिव गेन हाइड्रोजन इट बिकम NADH। वही बात बताई कि NAD पॉजिटिव जब हम खाना खाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये NADH में कन्वर्ट होता है, और NADH इज एनर्जी कैरियर। बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इन्वॉल्व होगा और इससे एटीपी फिर मजीद आगे जनरेट होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये एनर्जी को कैरी करता है, एनर्जी कैरियर के तौर पर इस्तेमाल हो करता है और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी को कैरी करता है। तो कोएंजाइम बेसिकली जो है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी फूड को ऑक्सीडाइज जब होती है तो उसमें से एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं और बाद में वो एटीपी की प्रोडक्शन में, एनर्जी की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये हम कह देंगे कि इनका जनरलाइज फंक्शन होता है, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया। आगे आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस करें बिटवीन एपो एंजाइम और होलो एंजाइम, दोनों के अंदर क्या फर्क है एपो एंजाइम में और होलो एंजाइम में। तो आप ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि ये प्योरली प्रोटीन का बना हुआ पार्ट है और ये इनएक्टिव होता है, और अगर हम इसके साथ कोफैक्टर भी अटैच कर दें तो ये जो है वो होलो एंजाइम बन जाता है। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर हमारे पास जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसको जब हम अटैच करेंगे तो हमारे पास होलो एंजाइम होगा। होलो एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेटेड होता है, जबकि एपो एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है। तो एपो एंजाइम में हमारे पास प्रोटीन पोर्शन है और होलो एंजाइम प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन और कोफैक्टर दोनों मिलके हमारे जो है वो हेल्प होलो एंजाइम को बनाते हैं। तो इस तरीके से होलो एंजाइम कंप्लीट होता है और इसके अंदर कोफैक्टर भी शामिल होता है, जबकि एपो एंजाइम के अंदर कोफैक्टर शामिल नहीं होता। एपो एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम जो है वो शामिल होता है। ये तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। और पेपर में सवाल किस तरीके से पूछा जाता है कि दो के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है पेपर में, या तो मेटालाइन और प्रोस्थेटिक ग्रुप के दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा पेपर में, या प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम कोई से दो जो होंगे उनके दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने डिफरेंस जो है हमेशा आपको पता है कि वो आपने लाइन लगानी है और बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस डिस्कस करना है। कि पहला पॉइंट है जी टाइप के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो किस नेचर का या किस टाइप का होता है
मेटल आयन जो होता है हमेशा वो इनऑर्गेनिक आयन होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कोएंजाइम जो है मोस्टली आपके पास नॉन प्रोटीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अटैचमेंट कैसे होती है, हम कहते हैं नॉट पार्ट ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता और उसको एक्टिवेट करवाने के बाद ये उतर जाता है जी। और ये जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप ये टाइटली और परमानेंटली अटैच होता है, जबकि कोएंजाइम जो होता है वो लूजली अटैच होता है। फंक्शन क्या है जी, वो ये हमने देखी थी पहले और स्ट्रक्चर भी बकायदा डिस्कस की बुक वाली कि ये एंजाइम की शेप को एक्टिवेट करता है और उसके बाद जब कैटालाइसिस हो जाती है तो ये उधर जाता है, डिटैच कर लेता है अपने आप को। तो फंक्शन इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या है कि हम कहते हैं ये पार्ट ऑफ एंजाइम एंड ये एंजाइम के स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है और ये कैटालाइसिस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और कोएंजाइम हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और हाइड्रोजन एटम को कैरी करते हैं और एज एनर्जी कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल दी गई है तीनों की, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल आयंस की एग्जाम्पल, हेमेटन की एग्जाम्पल और नाइसिन की और राइबोफ्लेविन की, दे आर बोथ आर विटामिन बी है और इसमें से ये कोएंजाइम की एग्जाम्पल है आपके पास। कोएंजाइम बेसिकली दे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये आमतौर पर विटामिन से डिराइव होते हैं। जब हम विटामिन लेते हैं तो वो में कोएंजाइम देते हैं और कोएंजाइम जो है एंजाइम की प्रॉपर फंक्शन में चाहिए होता है और एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शंस में हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसमें हमें एंजाइम के जरिए से परफॉर्म होते हैं। और एंजाइम बेसिकली हमारी बॉडी के रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और अगर वो नहीं होंगे तो रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन, स्लोली परफॉर्म होंगे। आगे हमारे पास जो है जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पर डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है एंजाइम का रोल है, एंजाइम किस तरीके से इस्तेमाल होता है, उसकी एक्टिविटी कैसी है और फिर वो इसके मॉडल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसकी अटैचमेंट होती है, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी और हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। तो आज एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेसिकली हम उसके बारे में बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी टू स्टार्ट, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको डिस्टेबलाइज कर देती है। एग्जिस्टिंग जितने भी केमिकल बॉन्ड्स होंगे अगर उसको एक्टिवेशन एनर्जी डिस्टेबलाइज कर देती है। तो एंजाइम क्या करते हैं बेसिकली, एक तो हम कहते हैं कि एंजाइम बेसिकली आपकी रिएक्टेंट को अच्छे तरीके से अटैच करवाते हैं, एक करेक्ट ओरिएंटेशन देते हैं कि इस तरीके से पोजीशन प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से सबस्ट्रेट इसके ऊपर या रिएक्टेंट इसके ऊपर आके अटैच हो। और फिर ये क्या करते हैं कि स्पेसिफिक बॉन्ड्स के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं जिससे लोअर हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। और इस तरीके से उन कुछ बॉन्ड्स के ऊपर इसकी वजह से स्ट्रेस भी डलती है आमतौर पर, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो लोअर हो जाती है। तो हम कहते हैं कि एंजाइम बेसिकली ये रिएक्टेंट के केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं जिसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है और वो जल्दी ब्रेकडाउन हो जाती है, जल्दी कैटालिसिस परफॉर्म हो जाती है। और एंजाइम बेसिकली फास्टर कर देते हैं नॉर्मल ऐसे रिएक्शन जिसमें एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता, वो जो है कई दिन भी ले सकता है रिएक्शन और कई साल भी ले सकता है। और लाइफ तो बगैर एंजाइम के, हमने पहले लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारी जिंदगी में रिएक्शन को फास्ट करते हैं। मैं अगेन इस स्लाइड की आपको जो है वो समरी दे दूं कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र आया कि जो कि और एंजाइम जो होते हैं बेसिकली एक तो सब रिएक्टेंट को करेक्ट ओरिएंटेशन में जो है वो अटैच करते हैं और दूसरा एंजाइम जो है वो रिएक्टेंट के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं और उसको तोड़वाने में जिसे हम कहते हैं मदद देते हैं। और इस तरह जब वो रिएक्टेंट के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स को, रिएक्टेंट को डिस्टेबलाइज करती है और जब एंजाइम स्ट्रेस डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोअर एनर्जी रिक्वायर होगी को तोड़ने के लिए। तो स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। रोल ऑफ एंजाइम केमिकल रिएक्शन में वो अगेन हमने बात की, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम कर रहे होते हैं, लोअर कर रहे होते हैं।
और इससे जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड अप कर जाता है। जो एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज इन नेचर एंड प्रॉपर्टी। हमारे पास सुक्रोज की एग्जांपल है। सुक्रोज एंजाइम इस्तेमाल होगा इसमें सुक्रेज, और सुक्रोज जो है वो टूट जाएगी प्रोडक्ट में ग्लूकोज में और फ्रक्टोज के अंदर। हैपन विद और विदाउट एंजाइम बट फास्टर विद इट। अगर सुक्रेज इसमें अंदर डाल दिया जाएगा तो ये फास्टर तरीके से रिएक्शन होगा और सुक्रोज जो है वो अपने कंपोनेंट में अपनी सब यूनिट्स में टूट जाएगा ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज। आगे हम बात करते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड एक्टिव साइट। हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होती है। सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होती है। तो सबस्ट्रेट कहाँ पर बाइंड करती है? एंजाइम की एक्टिव साइट पर। जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पर बाइंड करती है तो उस दौरान एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। तो ये बेसिकली इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से कुछ मॉडल हमारे पास एक्सप्लेन करेंगे और उसको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे जाके मॉडल्स को। बाद में एंजाइम जो है डिटैच फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से एंजाइम अपने आप को डिटैच कर ले देता है और रिमेन इन अनअल्टर्ड फॉर्म, और अपनी अनअल्टर्ड फॉर्म में चला जाता है जैसा कि उसमें कोई चेंजेस आई ना हो। रेडी टू कैटलाइज मोर रिएक्शन, और अगले रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए तैयार होता है। इस तरह ये एक फीडबैक इनहिबिशन के बारे में भी बात बताया हुआ है कि एक रिएक्शन जो एक कम्प्लेक्स पाथवे हमारी बॉडी में चल रहा होता है तो वो किस तरह स्टॉप आउट होता है उसके बारे में बात की है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं ज्यादातर वो सीक्वेंस में काम करते हैं और सीरीज में काम कर रहे हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सीरीज में काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर एक स्टेप की जो प्रोडक्ट होती है वो अगले स्टेप के लिए जो है वो सबस्ट्रेट होती है, यानी कि रिएक्टेंट होती है एक स्टेप की। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि बहुत सारे एंजाइम जैसे कि हमने कहा रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में सीरीज में काम करते हैं और उसमें वन स्टेप की एंजाइम की जो प्रोडक्ट बनती है वो अगले सेकंड जो है हम कहते हैं कि रिएक्शन है उसकी वो सबस्ट्रेट होती है। इस तरीके से फाइनल एंड एक प्रोसेस चलता रहता है और एंड प्रोडक्ट बन जाती है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। अब जब फाइनल प्रोडक्ट बन गई है तो प्रोडक्ट बन गई है तो इसको रोकना भी, इस पूरे पाथवे को रोकना सीरीज में जरूरी है। तो फाइनल प्रोडक्ट जाके पहले एंजाइम को इनहिबिट करेगी और जब फर्स्ट एंजाइम अपनी एक्टिविटी से रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा सीरीज में रिएक्शन जो है वो स्टॉप आउट हो जाएगा। इससे जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं उसको भी रोक लिया जाता है और हम कहते हैं कि सीरीज में जो रिएक्शन होता है उसको भी स्टॉप कर लिया जाता है। तो पूरा का पूरा रिएक्शन स्टॉप आउट हो जाता है, हो जाएगा। जब रिक्वायर होगा तब वो टेक प्लेस होगा। तो ये इस पूरे रिएक्शन को फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं जिसमें जो है ला प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट वो फर्स्ट एंजाइम को जाके इनहिबिट करती है उसकी एक्टिविटी से और वो स्टॉप होता है और तो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को हमारे दो मॉडल एक्सप्लेन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछ ली जाते हैं दोनों मॉडल्स। एक तो लॉक एंड की मॉडल्स हैं, जैसे कि जनरल हमें पता है कि लॉक हम ताले को कहते हैं और की जो है वो चाबी को कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करते हैं जी मॉडल्स को। दो एक साइंटिस्ट था जी, जर्मन केमिस्ट था, 1894 में एमएल फिशर ने इसको प्रपोज किया इन मॉडल्स को। ये कॉन्सेप्ट क्या देते हैं, कहते हैं कि स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक। हमें पता है कि एक जो स्पेसिफिक ताला है, लॉक है, वो एक खास चाबी से ही खुलता है। इन द सेम मैनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। एक खास एंजाइम ही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। ये भी बात हमारी समझ में आती है। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है और जहां से एमसीक्यू भी बनता है वो ये रिजिड स्ट्रक्चर की बात है। यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है पेपर में कि बताएं कि एक्टिव साइट के बारे में पूछ लिया जाता है कि एक्टिव साइट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। कौन सा मॉडल बताता है कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है? लॉक एंड की मॉडल बताता है, क्योंकि अगला मॉडल जो है वो कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। तो जबकि लॉक एंड की मॉडल बताता है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। तो रिजिड का मतलब ही ये होता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तब जब रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन के बाद कि एक्टिव साइट के अंदर कोई चेंज नहीं होती, एक्टिव साइट रिमेन अनचेंज। ये डायग्राम भी आपको बाकायदा तरीके से शो हो रही है और नजर आ रही है। अगर मैं आपको ये डायग्राम भी शो करूं तो इसमें आपको ये डायग्राम शो हो रही है, नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि एंजाइम जो है और सबस्ट्रेट आके अटैच हो रही है इसके ऊपर, सबस्ट्रेट अटैच हो रही है और जैसे सबस्ट्रेट आके इसके ऊपर अटैच हो रही है
तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन रहा है, और आप देख रहे हैं एक्टिव साइट जो है इसके अंदर चेंजेस नहीं आ रही, देर इज नो मॉडिफिकेशन, देर इज नो चेंज इन द एक्टिव साइट। और जब एक्टिव साइट जो है में कोई चेंजेस नहीं आ रही, एक्टिव साइट क्योंकि रिजिड है, बिफोर द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन इसके अंदर एक्टिव साइट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। जिस तरह की आप देख रहे हैं कि ये यू शेप सी है, ये बिल्कुल सेम वैसी है। तो सेम बात से ये साबित होता है कि एक्टिव साइट जो है हमारे पास वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, इससे एमसीक्यू भी जनरेट होता है और इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास थी लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल के अंदर अगर हम देखें, लॉ को जो है वो एंजाइम कहा गया है, और की को जो है वो हमारे पास सबस्ट्रेट कहा गया है। सबस्ट्रेट इज लाइक अ की, और एंजाइम जो है आपके पास वो लॉ की तरह इसको उसके साथ एनालॉजी की गई। आगे हमारे पास आ जाता है जी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो किसने प्रपोज किया? एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट था, 1958 में डैनियल कॉशलैंड ने इसको प्रपोज किया। अब ये आप देखेंगे कि इसके अंदर ये कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, एक्टिव साइट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। जबकि पीछे वाला लॉक एंड की मॉडल इसके जो है बरअक्स बात कर रहा था, इसके जो है वो जिसे हम कहते हैं उल्ट बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो रिजिड होती है, ये कह रहा था कि रिजिड नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है बिफोर एंजाइम एक्शन या बिगिंस। तो ये सारी की सारी बात है। मैंने सबस्ट्रेट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा मॉडल जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल, एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा मॉडल एक्सेप्टेबल है जो कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो आपने ये बात बतानी है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। और इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है बाइंडिंग साइट के ऊपर, तो इसकी वजह से एंजाइम के अंदर इंड्यूसेस होती हैं चेंजेस, और इस चेंजेस की वजह से एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वो बहुत बेहतर तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म होती है। आप देखें इसमें सबस्ट्रेट जो है वो वी शेप्ड सा दिखाया गया है, और यहाँ पर एक्टिव साइट की शेप जो है वो यू शेप्ड है, यू शेप दिखाई गई है। बुक के अंदर भी ये डायग्राम है, मैं इसको मजीद आपके लिए जूम इन करके इस डायग्राम को दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपको एक यू शेप डायग्राम दिखाई गई है, और जैसे ही सबस्ट्रेट आके वी शेप अटैच हो रहा है, तो एक्टिव साइट जो कि यू शेप्ड है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है एक्टिव साइट, तो ये अपने अंदर आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में अपने अंदर चेंजेस इंड्यूस कर रही है। ये यू शेप से वी शेप में होगी, इसने अपने आप को वैसे ही मॉडिफाई कर लिया जिस तरह की सबस्ट्रेट थी। सबस्ट्रेट अगर वी शेप्ड थी तो एक्टिव साइट भी जो थी वो वी शेप्ड हो गई है। पहले एक्टिव साइट यू शेप से, इसका मतलब एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट यहाँ पर फ्लेक्सिबल है। और जैसे ही आमतौर पर ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्टिव साइट चेंज होगी, और उसने बिल्कुल अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग सेट कर लिया, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर। बाद में जब सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में टूट गई, कैटालाइसिस हो गई, तो दोबारा जो है अगेन वी शेप जो थी, अगेन एंजाइम जो थी वो अपने आप को उस शेप में यू शेप में ले गया, और एंजाइम ने दोबारा अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर लिया। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है, और इसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टे कनेक्टेड टू ए प्लस चैनल, जहां आपको स्मार्ट लर्निंग मिलेगी।